गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आज का जो हमारा टॉपिक्स है वो क्या है? डिजाइन ऑफ बीम। ओके, बीम्स जो है हमारा सिलेबस के अकॉर्डिंग ऑलमोस्ट कंप्लीट है। इससे पहले हम बीम का इंडिविजुअल पोर्शंस पढ़ चुके हैं, जो कि क्या था, बीम में फ्लेक्सुरल का डिजाइन, दैट मीन्स बेंडिंग में डिजाइन हम बीम का कर चुके हैं। टेंशन रेनफोर्समेंट सिंगली रेनफोर्स के केस में और डबली रेनफोर्स बीम के केस में टेंशन एंड कंप्रेशन बोथ का डिजाइन कर चुके हैं। फिर लिमिट स्टेट ऑफ शेयर का भी डिजाइन कर चुके हैं और फिर बॉन्ड एंड डेवलपमेंट लेंथ का भी हम डिजाइन कर चुके हैं। तो अब हम क्या करेंगे, कंप्लीट डिजाइन करेंगे, डिजाइन ऑफ बीम्स हम देखेंगे। इसमें कुछ कुछ टॉपिक्स है, पहले देख लेते हैं। जो फर्स्ट टॉपिक्स है इफेक्टिव स्पैन। इफेक्टिव स्पैन ये क्या होता है? पोर्शन ऑफ बीम, portion of beam that effectively participates in bending is called effective span. Is called effective span. ओके, तो ये क्या होता है इसको देखते हैं। थोड़ा सा, हाँ, यदि ये हमारा बीम है और इस बीम में क्या है, कुछ सपोर्ट्स भी होगा। ये हमारा सपोर्ट हो गया, क्लियर। ये सपोर्ट्स हो गया तो ये क्या होगा? एल क्लियर, यानी क्लियर डिस्टेंस बिटवीन टू सपोर्ट्स, इनर टू इनर फेसेस, क्लियर। और इफेक्टिव क्या होगा इसका? सेंटर से। और यहाँ इधर भी क्या होगा इसका? सेंटर से। ये जो हमारा क्या होगा? इफेक्टिव स्पैन होगा, एल इफेक्टिव। ओके, ये इफेक्टिव हो जाएगा। और ये आउटर टू आउटर फेसेस ऑफ द सपोर्ट जो है ये क्या हो जाएगा? एल ओवर ऑल। एल ओवर ऑल, ये टोटल लेंथ ऑफ द बीम हो जाएगा, क्लियर। जो आउटर टू आउटर सपोर्ट्स होगा, क्लियर। ये हमारा क्या होगा? एल ओवर ऑल, क्लियर। तो ये इफेक्टिव स्पैन होता है, यानी सेंटर टू सेंटर्स में क्या करते हैं, ये बेंडिंग में पार्टिसिपेट्स करता है, क्लियर। अब नंबर 1 की बात करते हैं। यदि हमारा सिंपली सपोर्टेड है, इन केस ऑफ सिंपली सपोर्टेड बीम, या फिर आगे जब हम पढ़ेंगे तो स्लैब के केस में भी यही होगा। इन केस ऑफ सिंपली सपोर्टेड बीम, तब जो एल इफेक्टिव इक्वल टू हमारा कंडीशंस होगा, एल इफेक्टिव इक्वल टू मिनिमम ऑफ क्या हो जाएगा? नंबर फर्स्ट एल सी यानी क्लियर प्लस डी, क्या होगा? इफेक्टिव डेप्थ ऑफ बीम। और नंबर 2 के केस में क्या हो जाएगा? B1/2 प्लस एल सी प्लस B2 डिवाइडेड बाय 2। अब B1 B2 क्या है? विड्थ ऑफ सपोर्ट है। B1 एंड B2 जो है वो क्या है? विड्थ ऑफ सपोर्ट है। मे बी क्या हो सकता है कि B1 और B2 क्या हो? दोनों सेम हो, अदरवाइज डिफरेंट भी। इंड सपोर्ट्स की हम बात कर रहे हैं। विड्थ ऑफ सपोर्ट ये क्या हो जाएगा हमारा? B1 एंड B2 हो जाएगा, क्लियर। यदि ये हमारा क्या है? कंटिन्यूअस है, तब ये ऐसा कंडीशंस करेंगे। यदि हमारा और डिफरेंट कंडीशंस हो सकता है, ये सिंपली सपोर्टेड बीम था। नेक्स्ट हम बात करते हैं नंबर 2 की। हम क्या बात करते हैं? कंटिन्यूअस जब होगा, कंटिन्यूअस बीम होगा जब, तब क्या होगा? इसमें 2 केस आ जाता है। नंबर 1 केस 1, क्लियर। केस 1 इसमें क्या होगा? इफ सपोर्ट विड्थ जो हमारा पहला है, सपोर्ट विड्थ, जो सपोर्ट विड्थ होगा बी की बात कर रहे हैं, वो क्या होना चाहिए? लेस देन होना चाहिए क्या? एल सी डिवाइडेड बाय 12, यानी सपोर्ट विड्थ जो बी है वो क्या होना चाहिए? लेस देन, यदि हमारा एल सी यानी एल क्लियर डिवाइडेड बाय 12 है, तब उस कंडीशंस में क्या होगा?
तब जो होगा उस केस में हमारा एल इफेक्टिव जो होगा, एल इफेक्टिव इक्वल टू अगेन मिनिमम ऑफ पहला केस में क्या हो जाएगा, एल सी प्लस डी डेप्थ ऑफ बीम, इफेक्टिव डेप्थ ऑफ बीम। एंड सेकेंड के केस में क्या हो जाएगा, बी वन डिवाइडेड बाय टू प्लस एल सी प्लस क्या हो जाएगा, बी टू डिवाइडेड बाय टू, सेम एज जो सिंपली सपोर्टेड बीम में था। लेकिन यदि केस टू की बात करें, यहाँ पर यदि केस टू की हम बात करें, यदि हमारा क्या हो जाएगा, सपोर्ट विड्थ क्या होगा, इज मोर देन ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, एल सी डिवाइडेड बाय 12 और 600 mm विच एवर इज स्मॉलर। तो इस केस में तब क्या हो जाएगा, एल इफेक्टिव इक्वल टू इन केस ऑफ कंटिन्यूअस बीम इक्वल टू मिनिमम ऑफ अगेन दो केस हो जाएगा, एल सी प्लस डी बाय टू एंड इधर हो जाएगा एल सी प्लस बी बाय टू। बी क्या है, विड्थ ऑफ सपोर्ट है। क्लियर, ये क्या होगा कंटिन्यूअस बीम में केस वन और केस टू। जब हमारा सपोर्ट विड्थ क्या होगा, एक बार एल सी डिवाइडेड बाय 12 से लेस होगा और सेकेंड में एल सी डिवाइडेड बाय 12 से मोर होगा, तब ये केस होगा। नेक्स्ट थर्ड की बात करते हैं, थर्ड नंबर में कैंटिलीवर बीम। कैंटिलीवर बीम में क्या होगा, क्लियर, यानी बीम्स कैसा होगा, कुछ इस तरह से। एक सेकेंड, क्लियर। और ये यहाँ पर क्या होगा, कुछ ना कुछ इफेक्टिव डेप्थ इसका भी रहेगा, स्मॉल डी। तो फिर इस केस में क्या होगा, एल इफेक्टिव इक्वल टू कैंटिलीवर में एक ही केस होता है, एल सी प्लस डी बाय टू। क्लियर, ये तो हमारा हो गया क्या, इफेक्टिव स्पैन। डिजाइन ऑफ बीम जब भी करेंगे तो हम इफेक्टिव स्पैन कैसे फाइंड आउट करेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट का। लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट, ये सब हमें डिजाइन में जरूरत है। क्लियर, नंबर वन क्या हो जाएगा, लॉन्गिट्यूडनल टेंशन रेनफोर्समेंट। लॉन्गिट्यूडनल टेंशन रेनफोर्समेंट यानी हम बीम का जो बॉटम में डिजाइन करते हैं टेंशन बार, टेंशन रेनफोर्समेंट, उसका क्राइटेरिया क्या होगा। क्लियर, इसके लिए मिनिमम का क्राइटेरिया क्या, यदि एएसटी हम मिनिमम की बात करें, एएसटी मिनिमम जो होना चाहिए वो होना चाहिए एएसटी मिनिमम डिवाइडेड बाय बीडी शुड बी ग्रेटर देन क्या होता है 0.85 डिवाइडेड बाय एफ वाई। दैट मीन्स ये जो एएसटी मिनिमम इस इक्वेशन से आएगा। एएसटी मिनिमम अपॉन बीडी ग्रेटर देन होना चाहिए 0.85 डिवाइडेड बाय एफ वाई। और ये मिनिमम इसलिए प्रोवाइड करते हैं, वो क्या होना चाहिए, टू प्रिवेंट सडन फेल्योर, टू प्रिवेंट सडन फेल्योर। और एएसटी मैक्स जो होता है बीम के केस में, एएसटी मैक्स इक्वल टू वो क्या होना चाहिए 0.04 टाइम्स ऑफ यानी 4% ऑफ ग्रॉस एरिया यानी 0.04 टाइम्स ऑफ बी कैपिटल डी। क्लियर, ये लॉन्गिट्यूडनल टेंशन रेनफोर्समेंट हो गया। नंबर टू लॉन्गिट्यूडनल कंप्रेशन रेनफोर्समेंट। क्लियर, इसमें एएसटी मिनिमम का जो होता है, एएसटी मिनिमम नो वैल्यू, कोई भी वैल्यू इसका नहीं है, मिनिमम क्या होना चाहिए कंप्रेशन में, बट एटलीस्ट दो बार प्रोवाइड करना है, दो बार मस्ट बी प्रोवाइडेड क्लियर इन कंप्रेशन जोन। दो बार जो है मस्ट प्रोवाइडेड करना है इन कंप्रेशन जोन। क्यों, डक्टिलिटी और स्टीरप्स, डक्टिलिटी को मेंटेन करने के लिए, और जो स्टीरप्स हम प्रोवाइड करते हैं उस स्टीरप्स को होल्ड करने के लिए। और एएसटी मैक्स जो होगा लॉन्गिट्यूडनल
कंप्रेशन रेनफोर्समेंट में ये भी सेम केस होगा, 4% ऑफ क्रॉस एरिया, दैट मीन 0.04 टाइम्स ऑफ बी इंटू कैपिटल डी। ओके, नेक्स्ट, ये तो लॉन्गिट्यूडनल कंप्रेशन टेंशन रेनफोर्समेंट हो गया। नेक्स्ट नंबर 3 की बात करते हैं। नंबर 3 में क्या होता है, साइड फेस रेनफोर्समेंट। साइड फेस रेनफोर्समेंट, साइड फेस रेनफोर्समेंट क्या है कि जब हमारा बीम जो है, यदि ये हमारा बीम का क्रॉस सेक्शन है, ये सेक्शन है हमारा बीम का, और जब ये ओवरऑल डेप्थ जो है, ओवरऑल डेप्थ की यहाँ पर हम बात करते हैं, ये कैपिटल डी की बात करते हैं हम यहाँ पर, जब ये हमारा ओवरऑल डेप्थ जो है वो क्या हो जाए, ग्रेटर देन हो जाए क्या, 750 mm। क्लियर, उस केस में तब क्या करते हैं कि यदि हमारा डी जो है ग्रेटर देन 750 mm है, तब क्या करते हैं, साइड फेस रेनफोर्समेंट प्रोवाइड होता है। और साइड फेस रेनफोर्समेंट कितना प्रोवाइड होता है, 0.1% ऑफ ग्रॉस वेब एरिया, 0.1% ऑफ ग्रॉस वेब एरिया। और ये चीज जो है इतना एरिया प्रोवाइड करते हैं। और ये जो होगा प्रोवाइडेड कैसे होगा, प्रोवाइडेड एज साइड फेस रेनफोर्समेंट, यही एरिया साइड फेस रेनफोर्समेंट। ओके, और यही क्या होगा, ये जो एरिया आएगा इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड, ऑन बोथ फेसेस, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन बोथ फेसेस with spacing not more than 300 mm। यानी इसमें जो हम साइड फेस में जो एरिया हम स्टील अलग से प्रोवाइड करेंगे, साइड फेस का स्टील, यानी ये टॉप का बॉटम बार का, इसका ये जो है स्पेसिंग जो है, ये जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं साइड फेस, यहाँ भी मेन रेनफोर्समेंट टेंशन का होगा, ये स्पेसिंग 300 से मोर कभी नहीं होना चाहिए, ये हमेशा क्या होना चाहिए, 300 से कम ही होना चाहिए। क्लियर, तो ये क्या था हमारा साइड फेस रेनफोर्समेंट था। नेक्स्ट हेडिंग की बात करते हैं हमारा मिनिमम नॉमिनल कवर। मिनिमम नॉमिनल कवर, मिनिमम नॉमिनल कवर क्या होता है डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन में। यदि स्लैब की बात करें तो क्या होगा, बीम में क्या होता है, कॉलम में क्या होता है, और फुटिंग में क्या होता है। नॉमिनल कवर की बात कर रहे हैं यहाँ, एज पर IS 456, और एक होता है SP 34 के अकॉर्डिंग क्या होगा। ओके, तो IS 456 के स्लैब के केस में 20, और दोनों के अकॉर्डिंग 20, इसमें बीम में 20 एंड 25, कॉलम में 40 एंड 40, और फुटिंग्स में 50 और 50, ये हमारा होता है। और इसके अलावा एक और क्या होता है, और डाया ऑफ बार, डाया ऑफ बार विच एवर इज ग्रेटर इज मोर, दोनों में जो बड़ा होगा, या तो ये नॉमिनल कवर, जैसे हम बीम की बात करें IS 456 हमने 20 ले लिया, लेकिन डाया ऑफ बार यदि हम बात करें कहीं पे प्रोवाइडेड है, वो फॉर एग्जांपल 30 mm प्रोवाइडेड कर दिया गया, जस्ट एक एग्जांपल के लिए, तब वहां पर नॉमिनल कवर भी क्या हो जाएगा, 30 mm हो जाएगा। क्लियर, ये नॉमिनल कवर हो गया। नेक्स्ट हेडिंग हमारा है हॉरिजेंटल स्पेसिंग। हॉरिजॉन्टल स्पेसिंग ऑफ रेनफोर्समेंट। क्लियर, तो नंबर 1 हॉरिजेंटल, मिनिमम हॉरिजेंटल क्लियर स्पेसिंग, मिनिमम हॉरिजॉन्टल क्लियर स्पेसिंग क्या होता है, मैक्सिमम ऑफ नंबर फर्स्ट में क्या होगा, डाया ऑफ बार, डाया ऑफ बार्स, और क्या कंडीशन होना चाहिए, इफ बार्स आर इक्वल डाया, बार्स आर इक्वल डाया, यदि सेम डाया का बार्स यूज किया गया है, जितना भी नंबर्स का हो। ओके,
नंबर 2 क्या होगा, डाया ऑफ लॉन्गर बार, लॉन्गर डाया बार, डाया ऑफ लॉन्गर डाया बार। ये क्या होगा, जब अनइक्वल बार यूज होगा, अनइक्वल बार्स यूज किया गया होगा एक ही कंडीशंस में, एक ही बीम में। क्लियर। एंड नंबर 3 क्या है, नॉमिनल साइज ऑफ, नॉमिनल साइज ऑफ कोर्स एग्रीगेट प्लस 5 mm। क्लियर। ये क्या होता है, यहाँ से हमें मिनिमम इतना चाहिए, देना ही देना है। दूसरा क्या होता है, मैक्सिमम स्पेसिंग की बात करते हैं। मैक्सिमम स्पेसिंग कितना रख सकते हैं, तो ये किस पे डिपेंड करता है, ग्रेड ऑफ स्टील पे। यदि Fe250 है तो मैक्सिमम स्पेसिंग जो आप रख सकते हैं वो 300 mm रख सकते हैं। यदि Fe415 है तो मैक्सिमम स्पेसिंग आप रख सकते हैं 180 mm। और यदि Fe500 ग्रेड ऑफ स्टील है तब जो मैक्सिमम स्पेसिंग होगा वो क्या होगा, 150 mm होगा। क्लियर। तो ये हॉरिजेंटल स्पेसिंग्स में ज़रूरत होता है डिजाइंस पर्पस के लिए। ओके। नेक्स्ट है डिफ्लेक्शन ऑफ बीम, डिफ्लेक्शन ऑफ बीम। क्लियर। तो डेल्टा टोटल जो होगा, डेल्टा टोटल इक्वल टू क्या होगा, डेल्टा ड्यू टू लोडिंग के कारण में कितना डिफ्लेक्शन हो रहा है, प्लस डेल्टा टेम्परेचर के कारण कितना डिफ्लेक्ट हो रहा है। क्लियर। प्लस डेल्टा श्रिंकेज के कारण कितना हो रहा है, श्रिंकेज, और प्लस डेल्टा क्रीप के कारण कितना हो रहा है। क्लियर। अब इसमें ये दो जो है लोडिंग और टेम्परेचर, ये जो है शॉर्ट टर्म है। जैसे लोड अप्लाई कर रहे हैं वैसे लोडिंग के कारण डिफ्लेक्शन आएगा, और उसी टाइम टेम्परेचर के कारण जो आएगा ये क्या हो रहा है, शॉर्ट टर्म है। क्लियर। इसमें जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी यूज होगा वो क्या होगा, शॉर्ट टर्म मॉडुलस ऑफ, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज यूज्ड। और ये श्रिंकेज और ये तो है, ये क्या है, टाइम के टाइम ये चेंज होगा। जैसे श्रिंकेज क्या होता है कि विदाउट लोडिंग के कारण जो कंक्रीट का वॉल्यूम चेंज हो रहा है तो उसमें क्या हो रहा है, डिफ्लेक्शन हो रहा है। क्लियर। कंक्रीट के वेट के कारण। क्रीप क्या है, जब लोडिंग होगा, लॉन्ग टर्म तक लोडिंग अप्लाई कर रहे हैं आप, एक्सटर्नल लोडिंग, उसके कारण जो डिफ्लेक्शन आएगा वो क्या होगा, तो दैट मीन्स यहाँ पर क्या होगा, लॉन्ग टर्म ये डिफ्लेक्शन है। तो लॉन्ग टर्म यदि ये डिफ्लेक्शन है तो लॉन्ग टर्म मॉडुलस ऑफ, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज यूज्ड। क्लियर। तो एक में क्या होगा, शॉर्ट टर्म होगा यूज्ड, और एक में क्या होगा, लॉन्ग टर्म यूज्ड होगा। क्लियर। नेक्स्ट हेडिंग देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, डिफ्लेक्शन क्राइटेरिया, डिफ्लेक्शन क्राइटेरिया। डिफ्लेक्शन क्राइटेरिया। ओके। तो डिफ्लेक्शन क्राइटेरिया में क्या, जो इसका जो एक लिमिट की बात करते हैं हम, ड्यू टू डेड लोड प्लस लाइव लोड प्लस क्रीप प्लस टेम्परेचर प्लस श्रिंकेज, इसके कारण जो मैक्सिमम लिमिट है डिफ्लेक्शन का वो क्या है, एल इफेक्टिव डिवाइडेड बाय 250। क्लियर। ये नंबर 1 हो गया। दूसरा में क्या है, द डिफ्लेक्शन इंक्लूडिंग द इफेक्ट ऑफ, including the effect of temperature, creep and shrinkage occurring after erection of partitions and the application of finishes should not normally exceed। और ये जो लिमिट है कितना है, एल इफेक्टिव डिवाइडेड बाय 350, और एक और कंडीशन है 20 mm, और क्या है, विच एवर इज लेस।
इज स्मॉलर लेस। क्लियर? तो ये इंपॉर्टेंट चीज है, ये सब थ्योरेटिकल्स पोर्शंस है, डिजाइन कंसिडरेशंस है एज पर IS 456, और इसका जरूरत पड़ता है। क्लियर? कुछ और टर्म्स है जो कि देख लेते हैं। ओके, ये तो क्या था, डिफ्लेक्शन क्राइटेरिया था, उसका लिमिट था, डिफ्लेक्शन लिमिट्स था क्राइटेरिया का। दूसरा क्या है, डिफ्लेक्शन कंट्रोल कैसे होता है, डिफ्लेक्शन कंट्रोल एक फॉर्मूला है इसके लिए। डिफ्लेक्शन कंट्रोल क्या होता है, इसके लिए जो कंडीशंस है वो क्या कंडीशन है, एल इफेक्टिव अपॉन डी शुड बी क्या होना चाहिए, लेस देन होना चाहिए क्या, K1 K2 K3 इंटू K4 और इंटू क्या होता है, बेसिक वैल्यू, इंटू क्या होता है, बेसिक वैल्यू। ये क्या है, डिफ्लेक्शन कंट्रोल का क्राइटेरिया है। यदि आप बीम डिजाइन कर रहे हैं, ये चीज यदि आपका सेटिस्फाई हो जा रहा है, क्या एल इफेक्टिव अपॉन जो डी है वो क्या होना चाहिए, यदि लेस देन आपका आ रहा है किससे, K1 इंटू K2 इंटू K3 इंटू K4 इंटू बेसिक वैल्यू। अब बेसिक वैल्यू क्या है, ये चीज देखते हैं। बेसिक वैल्यू किस पे डिपेंड करता है, सपोर्ट कंडीशन पे। यदि हमारा सपोर्ट कंडीशंस की बात करें और उसके साथ हम बेसिक वैल्यू की बात करें, बेसिक वैल्यू की बात करें, यदि सपोर्ट कंडीशन हमारा कैंटिलीवर है तो बेसिक वैल्यू कितना होता है, 7। यदि हमारा सपोर्ट कंडीशन सिंपली सपोर्टेड है तो बेसिक वैल्यू कितना होता है, 20। और यदि हमारा बीम जो है कंटिन्यूअस है तब जो हमारा वैल्यू होता है वो कितना होता है, 26 होता है। क्लियर? अब K1 K2 K3 K4 क्या है उसको समझते हैं। ये बेसिक वैल्यू फिक्स होता है, 7 कैंटिलीवर में, सिंपली सपोर्टेड में 20 और कंटिन्यूअस में 26। लेकिन K1 K2 K3 क्या है, K4 क्या है, इसको समझते हैं। क्लियर? तो वेयर KI इक्वल टू क्या है, मॉडिफिकेशन फैक्टर, मॉडिफिकेशन फैक्टर। क्लियर? अब इसमें KI दैट मीन्स I इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 to 4। अब हम बात करते हैं K1। K1 किस पे डिपेंड्स करता है, डिपेंड्स ऑन स्पैन लेंथ। K1 किस पे डिपेंड करता है, स्पैन लेंथ। और K1 का वैल्यू 1 होता है यदि स्पैन जो है क्या है, अप टू 10 मीटर है, 10 मीटर तक है। और यदि इसका वैल्यू, नेक्स्ट कंडीशन, इसका वैल्यू क्या होता है, 10 अपॉन स्पैन हो जाता है, ये मीटर में होना चाहिए। यदि स्पैन क्या है, बियॉन्ड 10 मीटर, यदि 10 मीटर से मोर है तब K1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 10 अपॉन स्पैन, यानी उस कंडीशन में 1 से लेस होगा। लेकिन यदि K1 का स्पैन लेंथ 10 मीटर तक है तो K1 का वैल्यू क्या होगा, 1 होगा। क्लियर? अब बात करते हैं K2 का। K2 का जो वैल्यू होता है ये किस पे डिपेंड करता है, डिपेंड्स ऑन परसेंटेज ऑफ टेंशन रेनफोर्समेंट, टेंशन रेनफोर्समेंट। क्लियर? अब ये किस पे डिपेंड करता है, परसेंटेज ऑफ टेंशन पे। तो हम क्या करेंगे, परसेंटेज कैसे निकालते हैं, यदि AST हम बात करें, एरिया ऑफ स्टील जो प्रोवाइड किए हैं, क्या हो जाएगा, सॉरी PT लिमिट ना बात करेंगे। ओके, तो हम क्या करेंगे, परसेंटेज ऑफ टेंशन रेनफोर्समेंट यानी PT कैसे फाइंड आउट करते हैं, AST अपॉन BD इंटू 100। यहां से हम ये फाइंड आउट करेंगे और हम फिर क्या करेंगे, एक ग्राफ देखेंगे। क्लियर? एक क्या करेंगे, हम ग्राफ देखेंगे और उस ग्राफ के हेल्प से हम क्या करेंगे, इसको चेक करेंगे। तो ग्राफ देखते हैं, इसको समझते हैं। ओके, तो इसमें क्या है कि यहाँ पर फॉर्मूला देख रहे हैं, FS इक्वल टू क्या है, 0.58 FY एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ स्टील रिक्वायर्ड, यानी AST रिक्वायर्ड डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ स्टील प्रोवाइडेड, यानी 0. ये क्या हो जाएगा, FS इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0.58 FY
AST रिक्वायर्ड डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, AST प्रोवाइडेड। यहां से एक चीज निकालेंगे और ये FS जो है, ये देख रहे हैं आप, ये ग्राफ में दिख रहा है, ये जैसे FS कितना है, ये जो इस ग्राफ का FS कितना है 120 है, नेक्स्ट ग्राफ का FS भी कितना है 145 है, नेक्स्ट ग्राफ का FS कितना है 190 है। इस तरह से हर एक ग्राफ का दिया हुआ है, क्लियर। और इधर ये y एक्सिस में देखिए मॉडिफिकेशन फैक्टर है, डेट मीन्स ये K2 का वैल्यू क्या है, गिवन है। और यहाँ पर एक्स एक्सिस में क्या है, परसेंटेज ऑफ टेंशन रेनफोर्समेंट यानी पीटी लिमिट का वैल्यू है। तो हम जो क्या कर रहे थे, पीटी लिमिट फाइंड आउट करेंगे, ये वैल्यू हमारा क्या आता है, जैसे ये 0 है, 0.4 है, 0.8 है, 0.1.2 है, 1.6 है, 2 है, इस तरह से। तो पीटी का जो वैल्यू आएगा, फॉर एग्जांपल हमारा पीटी का वैल्यू 0.8 आ गया, तो इसको मार्क कर दिए। और एफएस हमारा मान लेते हैं कि ये 190 और 145 के बीच में आ गया। तो फिर क्या करते हैं, यहां से इस तरह से जाएंगे जाएंगे जाएंगे, ये ग्राफ आ गया क्या 190 का, और ये क्या आ गया 145 का। तो इसी के बीच में देखेंगे वो किसके नजदीक है, 145 के नियरर है या 190 के नियरर है। जहां भी है ये मान लेते हैं यहाँ आ गया, फिर इस तरह से ये कहाँ चले आएंगे, y एक्सिस पे आ जाएंगे। और यहाँ पर 1.2 है, 1.6 है, तो ये 1.4 होगा, दैट मीन्स क्या ले लेंगे, K2 इक्वल टू 1.3। एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू हम लेते चले जाते हैं, क्लियर। तो ये हमारा क्या आ गया, K2 का वैल्यू हम यहां से लेंगे, क्लियर। नेक्स्ट हम बात करते हैं K3 का। K3 क्या है, K3 हमारा क्या है, ये जो डिपेंड्स करता है, डिपेंड्स ऑन परसेंटेज ऑफ कंप्रेशन रेनफोर्समेंट, क्लियर। और ये भी वैल्यू कहां से लेंगे हम, आईएस कोड से लेंगे, फिगर नंबर 5 के आईएस कोड में, क्लियर। तो इसका भी हम लाते हैं फिगर, ओके। तो परसेंटेज ऑफ कंप्रेशन यानी एरिया ऑफ स्टील इन कंप्रेशन यदि प्रोवाइड किए हैं, डबली रेनफोर्स्ड बीम है तो फिर क्या होगा, कैसे निकालेंगे, सॉरी पीटी लिमिट इसका भी निकालना पड़ेगा। तो कंप्रेशन रेनफोर्समेंट के लिए पीटी क्या हो जाएगा, ASC अपॉन BD इंटू 100। और यहां पर देखिए परसेंटेज ऑफ कंप्रेशन रेनफोर्समेंट कितना परसेंटेज है, क्लियर। और फिर वहां पर ये जो ग्राफ जा रहा है, ये जो इंक्लाइन ग्राफ है, फॉर एग्जांपल आपका पीटी लिमिट आ गया, जस्ट एक एग्जांपल 1.5। तो 1.5 में इस लाइन को पकड़ेंगे और इस लाइन से इस तरह से चले जाएंगे, यहाँ आ गया। अब फिर यहाँ से फिर क्या होगा, इसको y एक्सिस में लाते चले जाएंगे, देख रहे हैं यहाँ 1.3 है, 1.3 1.4 है, तो क्या हो जाएगा, अप्रोक्सीमेट ले लेंगे, K3 इक्वल टू क्या हो जाएगा 1.35 तो नहीं 1.32 बोल सकते हैं। तो 32 हमने ले लिया। इस तरह से हम K2 का वैल्यू लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अब जो लास्ट है वो हमारा क्या है, K4 है। तो K4 को भी हम देख लेते हैं, K4 किस पे डिपेंड करता है। K4 जो डिपेंड्स करता है, डिपेंड्स ऑन रेशियो ऑफ वेव विड्थ टू फ्लैंज विड्थ, क्लियर। और ये आईएस कोड में कितना है, फिगर नंबर 6 है। तो वो फिगर्स हम लाते हैं और उसको देखते हैं। फिगर नंबर 6 है, ओके। तो यहाँ पर देखिए रेशियो ऑफ वेव विड्थ टू फ्लैंज विड्थ। अब ये रेक्टेंगल में तो होगा ना, स्क्वायर में तो होगा ना, ये कहाँ होगा, टी बीम में होगा, आई बीम में होगा। आई सेक्शन का जब बीम बनाएंगे आई शेप का, वहां पर वेव और फ्लैंज होता है। तो उस केस में भी वेव टू फ्लैंज क्या रेशियो है, और उस बेसिस में इस ग्राफ में टच करा के ले लेंगे। अब इसमें से यदि कोई फाइंड आउट, जैसे हम बात करें सिंगली का, सिंगली में एरिया ऑफ कंप्रेशन तो ASC तो होता नहीं है। तो ASC नहीं होता है तो वहां पर क्या होगा, पीटी कंप्रेशन का नहीं आएगा, तो तब क्या करेंगे, K2 का वैल्यू 1 कर लेंगे। अब जैसे स्क्वायर बीम है, रेक्टेंगल बीम है, वेब और फ्लैंज नहीं है, तो K4 तो होगा नहीं, वेब फ्लैंज रेशियो नहीं होगा, तब क्या करेंगे, सॉरी ये तो K3 होगा ना, ये चीज K3 के लिए है, एरिया ऑफ K3 नहीं होगा तो 1 हो जाएगा। अब जैसे इसका बात कर रहे हैं, वेब फ्लैंज रेशियो नहीं है,
तो K4 का भी वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। जो चीज पॉसिबल है फाइंड आउट करना वो फाइंड आउट करेंगे, जो चीज पॉसिबल नहीं है फाइंड आउट करना तो फिर क्या करेंगे, उसको हम 1 एज्यूम कर लेंगे। क्लियर। तो ये सब क्या था, आईएस कोड का कंसिडरेशंस था, किसके लिए, डिजाइन स्टेप्स के लिए, डिजाइन कंसिडरेशन है आईएस कोड का। नेक्स्ट हम देखते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है डिजाइन स्टेप्स ऑफ ऑफ सिंपली सपोर्टेड बीम। क्लियर। तो सबसे पहला स्टेप्स क्या करेंगे, बी और डी चाहिए हमें, बीम का बी एंड डी चाहिए। क्लियर। तो क्या करेंगे, एज्यूम सुटेबल वैल्यू ऑफ बी अपॉन डी रेशियो। और ये जो इन जनरली है, जो ये इन जनरली जो होता है वो कितना होता है, 0.3 से मोर होता है बी अपॉन डी, और लेस देन होता है 0.7 से। बट ये जनरल, लेकिन जनरली हम लोग क्या करते हैं, बी बाई डी इक्वल टू 0.5 रखते हैं जनरली। क्लियर। नेक्स्ट नंबर 2 क्या करेंगे, एज्यूम करेंगे डी को। अब बी और डी का तो हम रेशियो लिए, तो डी एज्यूम करेंगे और फिर क्या करेंगे, बी फाइंड आउट करेंगे। फिर क्या करेंगे, एज्यूम सुटेबल वैल्यू ऑफ डी। क्लियर। अब इसको डी को एज्यूम करने के लिए भी कुछ क्राइटेरिया है, दो हमारे पास क्या है, नियम है। क्या है, पहला रूल क्या है, थंब रूल। थंब रूल पहला क्या है, थंब रूल है। इस केस में क्या होता है, एल इफेक्टिव डिवाइडेड बाय 15 से बड़ा होना चाहिए डी, और लेस देन होना चाहिए कितना, एल इफेक्टिव डिवाइडेड बाय 10। दूसरा क्या है, डिफ्लेक्शन क्राइटेरिया है, जो कि अभी हम जस्ट पढ़े थे, एल इफेक्टिव अपॉन डी क्या होना चाहिए, लेस देन होना चाहिए K1 K2 K3 K4 इंटू वैल्यू। तो इस बेसिस से भी हम यहाँ से डी निकाल सकते हैं। क्लियर। और यदि एल इफेक्टिव अभी तक आपने फाइंड आउट नहीं किया है, यदि डी नहीं है तो हम फाइंड नहीं कर सकते हैं, तो यहाँ पर सिर्फ डी को एज्यूम करने के लिए क्या हम डी का वैल्यू लें, तो इसके जगह पर आप क्या करें, एल क्लियर पुट कर दें, एल क्लियर पुट करें, और फिर इसके बेसिस पे आप ये चीज एज्यूम कर सकते हैं। क्लियर। ये हो गया स्टेप 2 की बात। अब इसके बाद का जो भी स्टेप्स है वो सब आप जानते हैं, वो सब आप पहले पढ़ चुके हैं। बाद का स्टेप्स की बात करें, दैट मीन्स नंबर 3 में बात करें, क्या होगा, कैलकुलेट इफेक्टिव स्पैन। अभी आज ही हम देखे हैं कैलकुलेट इफेक्टिव स्पैन कैसे कैलकुलेट करते हैं। नेक्स्ट स्टेप्स 4 में कैलकुलेट डेड लोड एंड डिजाइन बेंडिंग मोमेंट। लाइव लोड तो गिवन होगा, तो डेड लोड कैलकुलेट करेंगे, सेल्फ वेट ऑफ बीम और टोटल लोड फाइंड आउट करेंगे, और फिर बेंडिंग मोमेंट को कैलकुलेट कर देंगे। नेक्स्ट नंबर 5 क्या होगा, कैलकुलेट डी रिक्वायर्ड फॉर बैलेंस्ड सेक्शन। हमने क्या किया, मोमेंट फाइंड आउट कर लिया। क्लियर। तो बेंडिंग मोमेंट हम फाइंड आउट कर चुके हैं, दैट मीन्स हम एमडी फाइंड आउट कर चुके हैं, इफेक्टिव मोमेंट। यही क्या होगा, एमओआर लिमिटिंग के इक्वल होगा बैलेंस एक्सप्रेशन में, दैट मीन्स क्या होगा, क्यूबीडी स्क्वायर। यहां से जो ये डी निकलेगा ये क्या होगा, डी रिक्वायर्ड होगा। और हम क्या किए, अभी एक सेक्शन 2 में डी एज्यूम किए हैं। क्लियर। तो ये जो डी है, ये जो डी है वो क्या होना चाहिए, डी रिक्वायर्ड जो हमारा है, यानी जो डी अभी हम रिक्वायर्ड कैलकुलेट कर रहे हैं, डी एज्यूम से क्या होना चाहिए, मोर होना चाहिए। क्लियर। तो दिस शुड लिख देते हैं, कैलकुलेट डी रिक्वायर्ड, और ये क्या होना चाहिए, एंड दिस शुड बी लेस देन एज्यूम्ड। ओके सॉरी, मिस्टेक हो गया था थोड़ा। हाँ, दिस शुड भी क्या होना चाहिए, लेस देन एज्यूम्ड होना चाहिए। यानी ये जो डी रिक्वायर्ड है ये क्या है, बताएगा एटलीस्ट इतना रिक्वायर्ड था। क्लियर। लेकिन जो डी एज्यूम हम स्टेप 2 में किए हैं वो क्या होना चाहिए, ऑलवेज इससे मोर होना चाहिए, तभी वो क्या होगा, अंडर रेनफोर्स सेक्शन का पॉसिबिलिटी होगा।
यदि आप ऐसा करेंगे कि डी एज्यूम जो है रिक्वायर्ड से क्या हो गया, लेस आपने एज्यूम कर लिया है, दैट मीन्स डिजाइन वहां पे क्या हो रहा है, फेल हो रहा है। तो यानी जो है ये डी रिक्वायर्ड जो है ऑलवेज लेस देन होना चाहिए क्या, डी एज्यूम से। यदि डी रिक्वायर्ड मोर हो जाएगा डी एज्यूम से, दैट मीन्स आपने जो एज्यूम किया उससे ज्यादा डी रिक्वायर्ड था, लेकिन आपने कम प्रोवाइड किया है, एज्यूम किया है, तो इसलिए ये चीज नहीं हो सकता। क्लियर? तो फिर क्या करना होगा, डी को चेंज करना पड़ेगा, इसलिए ये चीज ध्यान में रखना है। नेक्स्ट स्टेप्स की बात करते हैं 6 का। 6 में क्या करूंगा, कैलकुलेट एरिया ऑफ स्टील, कैलकुलेट एएसटी, और एएसटी का एक ही फॉर्मूला है क्या, 0.5 एफ सी के अपॉन एफ वाई, ब्रैकेट स्टार्ट 1 माइनस अंडर रूट 1 माइनस 4.6 एम यू डिवाइडेड बाय बी डी स्क्वायर एफ सी के ब्रैकेट क्लोज बी इंटू डी। नेक्स्ट 7 क्या करेंगे, चेक फॉर ए एस टी, ए एस टी चेक फॉर ए एस टी मीन और ए एस टी मैक्स, दैट मीन्स 8 में क्या करेंगे, चेक फॉर साइड फेस रेनफोर्समेंट, और साइड फेस रेनफोर्समेंट या रिक्वायर्ड है या नहीं है। नेक्स्ट क्या है, अप्लाई चेक, चेक फॉर डिफ्लेक्शन, और साथ ही साथ क्या करेंगे, डेवलपमेंट लेंथ जो है, एएसटी तो हम निकाले हैं अब, लेकिन ये कंप्लीट डिजाइन है, इसमें और भी क्या करोगा, फिर डिजाइन फॉर और भी तो है, जैसे 10 की बात करें, स्टीरअप्स का डिजाइन, स्टीरअप्स का डिजाइन, फिर क्या होगा, बॉन्ड एंड डेवलपमेंट लेंथ का चेक, यानी बॉन्ड का चेकिंग कंडीशन होगा। क्लियर? तो ये सब इतना एटलीस्ट हमें करना पड़ेगा, तभी जो है ये क्या होगा, एक कंप्लीट डिजाइन होगा। क्लियर? आई होप ये डिजाइन स्टेप्स आपको समझ में आया होगा। पहले आप जो है फ्लेक्सुरल का डिजाइन अलग किए थे, शियर का डिजाइन अलग किए थे, बॉन्ड एंड डेवलपमेंट लेंथ का डिजाइन अलग किए थे। आप एक ऐसा क्वेश्चन लें जिसमें एक ही क्वेश्चन में आप इस स्टेप्स को फॉलो करके उसका डिजाइन कर सकें। ओके, थैंक यू।